हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आपका वैसे तो जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है ना? मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया। लेकिन आपकी ये डिमांड थी कि मैडम हमें एनईपी करवाई जाए। तो कोई बात नहीं, एनईपी कर लो भई। अगर आपको यूँ लगता है कि एनईपी में से आ सकता है, क्योंकि वैसे भी एनईपी में से जो सीटेट के अंदर है ना, वो तो एनईपी में से कई प्रश्न पूछे गए थे सीटेट के अंदर, और एसटेट के अंदर भी आया था एनईपी के बारे में। तो हो सकता है अभी आ भी जाए आपके, तो कोई बात नहीं, कर लो। और वैसे अगर ना भी आए तो भी ज़रूरी है करनी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, वो है क्या, आखिर मामला क्या है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो आने वाले बच्चे हैं ना, जो इस पॉलिसी के तहत पढ़ेंगे, वो बड़े भाग्यशाली बच्चे होंगे, जो इस पॉलिसी के तहत पढ़ेंगे। क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। तो इसके अंदर बच्चे की नॉलेज के ऊपर फोकस किया गया है कि आपने बच्चे को ज्ञान देना है। मतलब आपने बच्चे को केवल नौकरी के लिए नहीं बनाना, कि आप जॉब ओरिएंटेड है ना, वो नहीं बनाओगे आप, कि बच्चा केवल जॉब के लिए मरे। अब तक की जो एजुकेशन प्रणाली है वो क्या है कि बच्चा केवल जॉब के लिए मरता है भाई, कि जॉब मिलनी चाहिए। अगर जॉब मिलती है तो बात ठीक है, नहीं तो उसकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। आपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि भाई कोई एजुकेटेड हो और उसकी नौकरी ना लगे, ठीक है ना? तो लोग क्या कहते हैं कि अरे इतना पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या है जब नौकरी नहीं मिली तो। मतलब वो फायदा, पढ़ाई का फायदा कहाँ से ढूंढते हैं? वो जॉब में ढूंढते हैं। लेकिन ये इस पॉलिसी में कहा गया है कि हमने बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो केवल नौकरी के लिए भागे। हमने उसको इतना काबिल बना देना है उसको, कि वो नौकरी की उसको आस ना रहे, कि नौकरी मिली तो ठीक, ना मिली तो भी वो अपना ऐसा कोई काम कर सकेगा, ऐसा हाथ से भी काम कर सकेगा कि वो लाइफ में कामयाब हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो जोर है ना, जो फोकस है, वो किसके ऊपर किया गया है? वो नॉलेज के ऊपर फोकस किया गया है। तो इसको नॉलेज का सुपर पावर बैंक कहा गया। ये जो नई एनईपी जो आई है 2020 के अंदर, इसको क्या कहा गया? नॉलेज का सुपर पावर बैंक, यानी कि ज्ञान का ऊर्जा स्रोत। याद रखना इस बात को। ये क्या है? ये ज्ञान का ऊर्जा स्रोत है। नॉलेज का ये सुपर पावर बैंक है ये, ठीक है? फिर देखो, ये एजुकेशन पॉलिसी ये कितने सालों के बाद आई? ये 34 सालों के बाद आई है। यानी कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में बनी थी, फिर बनी थी 1986 में बनी थी। 86 के बाद 34 सालों के बाद ये जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी है वो आई है, ठीक है? अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 86, इन दोनों को आप कैसे याद करोगे? फर्स्ट एनईपी 1968 के अंदर बनी, सेकंड एनईपी 86 में। इसी को पलटा मार दो, 8 यहाँ गया, 6 यहाँ गया। इसी को क्या मार दो? पलटा मार दो। आपको याद रह जाएगा कि जो फर्स्ट एनईपी आई थी 1968 में, सेकंड आई थी 1986 के अंदर। लेकिन जो ये 1986 वाली एनईपी थी ना, जो 1986 वाली एनईपी थी, इसको क्या किया गया था? इसको रिवाइज्ड किया गया था। इसको क्या किया गया था? रिवाइज्ड, यानी कि संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में, जिसको पीओए के तहत संशोधित, किसके तहत किया गया? पीओए के तहत। पी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है ना? किसके तहत किया गया? पीओए के तहत, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो किसके लिए हो? जो एक्शन का हो, क्रिया का हो। यानी कि आपने बच्चे को काम करने के लिए, कार्य करने के लिए आपने बच्चे को प्रोत्साहित करना है। आपने उसको पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं बनाना, आपने उसको निठल्ला नहीं बनाना। लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर ये बेस थी, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, कि जो शिक्षा होगी वो बिना बोझ की होगी, मतलब कोई बोझ नहीं होगा। रिमूव बैक बर्डन, बैक के बर्डन को क्या कर दिया गया? यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, कि जो बच्चा है ना, वो मोटी मोटी किताबें स्कूल में लेकर नहीं आएगा। क्योंकि जो मोटी मोटी किताबें होती हैं वो किसका कारण होती है? असफलता का। जो मोटी मोटी किताबें हैं वो किसका कारण है? वो असफलता का वो कारण है, बड़ी 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 किताबें, ठीक है? तो इन्होंने बैक के बर्डन को क्या कर दिया भाई? रिमूव कर दिया। इन्होंने कहा कि मोटी मोटी किताबें बच्चा ना लेकर आए, जिससे बच्चा किताबों को देखकर ही पढ़ने से उसकी अरुचि हो जाती है। तो फिर जब स्कूल के अंदर बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा, किताब लेकर नहीं आएगा, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? अब सवाल तो उठ गया ना, कि वो पढ़ेगा कैसे? वो पढ़ेगा स्कूल की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होंगी ना, उससे पढ़ेगा। और वो जाते समय वो किताबें जो है वो लाइब्रेरी में रख कर जाएगा, और जब स्कूल के अंदर आएगा तो उसको किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से दी जाएगी। यानी कि बैग के बर्डन को रिमूव करना है।
क्योंकि जो ये इतना भारी जो बोझ होता है बस्तों का, इससे बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, ठीक है ना? इसके ऊपर रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसके असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे भारी-भारी बस्ता उठाकर लाते हैं। तो इस बैग के बर्डन को रिमूव करने के लिए 2005 के अंदर एनसीएफ भी बनाया गया था। 2005 के अंदर क्या बनाया गया? एनसीएफ। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसका लोगो भी यही था। इसका एनसीएफ 2005 का लोगो भी यही था। देखो यहाँ लिख देती हूँ, एनसीएफ 2005। इसका लोगो भी क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इसको यशपाल समिति भी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? यशपाल समिति भी इसको कहा जाता है। किसको? एनसीएफ 2005 को। इसके अंदर 5 तो क्या दिए गए थे? 5 तो इसके अंदर उद्देश्य रखे गए थे और 20 क्या दिए गए थे? सुझाव दिए गए थे। किसको? माता पिता को और टीचर्स को। 20 तो सुझाव दिए थे और 5 इसके अंदर क्या रखे गए थे? उद्देश्य रखे गए थे। तो एनसीएफ 2005 क्या कहा मैंने? यशपाल समिति है, क्योंकि जो यूजीसी के अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल, इसको अध्यक्ष बनाया गया। इसके अंदर 35 सदस्य थे। 5 उद्देश्य रखे गए कि शिक्षा से रट्टा प्रणाली, जो रटंत प्रणाली है, उसका अंत कर दिया जाए। शिक्षा बिना बोझ के हो, ठीक है ना? और स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ा जाए। उसके बाद जो नेशनल वैल्यूज है उनको बच्चों के अंदर भरा जाए, ठीक है? और बच्चे की जो शिक्षा है वो क्रिया आधारित हो। ये 5 उद्देश्य थे। 5 उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। बच्चे का जो ज्ञान है वो क्रिया आधारित हो। आपने बच्चे को एक्टिव बनाना है क्लास में, आपने बच्चे को पैसिव नहीं बनाना क्लास में। बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनाना, क्या बनाना है? आपने एक्टिव बनाना है। और इसके अंदर 20 सुझाव दिए गए थे जो टीचर्स के लिए भी थे और कुछ एक सुझाव माता पिता के लिए भी थे, ठीक है? क्लियर बात है? उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो एनईपी 2020 के अंदर, एक मिनट, हाँ जी। अब देखो, ये जो है ना, आप बोल रहे थे, कुछ एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था कि मैडम एनसीएफ भी करवा दो और आरटी एक्ट भी करा दो। देखो, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ना तो एनसीएफ दिया है और ना आरटीई एक्ट दिया है। अगर फिर भी आपको यूँ लगता है ना कि हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूँगी। पीडीएफ में से पढ़ लेना। वैसे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल, आपको ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की, क्योंकि अगले ने दिया ही नहीं ना। अब जो केवीएस का एग्ज़ाम था, केवीएस के सिलेबस के अंदर साफ-साफ मेंशन था कि पॉलिसीज़ आपको करनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा ही नहीं कि पॉलिसीज़ करनी है, फिर क्यों धक्के से कर रहे हो? कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। तो देखो, एनईपी 2020 के अंदर जो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वो इसरो के चेयरमैन कस्तूरी रंजन। जो इसरो के चेयरमैन है कस्तूरी रंजन, इनको क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे पूछ लेगा एनईपी 2020 का अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंजन, जो इसरो के क्या है? चेयरमैन है, ठीक है? और इन्हीं को इनका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बेस किसके ऊपर थी? 1986 की पॉलिसी पर बेस थी, यानी कि 34 साल के बाद ये नई आई है। इसका आधार क्या था? 1986 वाली पॉलिसी था। जो इसका आधार है, जो बेस है, आपसे ये पूछ लेगा कि एनईपी 2020 का बेस क्या है? ये बेस क्या है? 1986 की पॉलिसी, यानी कि ये 34 साल के बाद आई है। 34 साल के बाद जो नई शिक्षा नीति है वो बनाई गई है। और ये जो एनईसी 1986 वाली जो पॉलिसी थी, ये किसके ऊपर बेस थी भाई? ये 1968 वाली पर। और 1968 वाले किसके ऊपर बेस थी? कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। ये इस तरह से लगातार चलता आ रहा है। ऐसे तो बीच में और भी कई पॉलिसी आई है, अभी सार्जेंट कमीशन आया है और भी बहुत सारे फॉर्मूला, सच्चर फॉर्मूला वगैरह बहुत सारे सिस्टम आए हैं। लेकिन आपकी जो मेन है ना, वो मैं आपको बात बता रही हूँ जो आपसे पूछ सकता है। हार्टोंग कमेटी भी आई है बीच के अंदर। तो ये जो सारी जो है ना छोटी मोटी, ये नहीं करनी आपने कहीं सारे को पकड़ के बैठ जाओ। बस इतना आपने करना है कि जो 1986 वाली पॉलिसी है, ये उसको आधार बनाया गया, बेस बनाया गया और 34 साल के बाद ये नई आई है। कोठारी कमीशन 1964-66 का 10+2 का फार्मूला बदला गया। कोठारी कमीशन जो है, कोठारी कमीशन आया था, ठीक है ना? तो उनका जो फॉर्मूला है वो बदला गया था। कोठारी कमीशन का फॉर्मूले को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया 1964-66। ये आपने पढ़ा हुआ है जब आपने बीएड की, तो 1964-66 वाली जो है कोठारी कमीशन का आपने सबने पढ़ा हुआ है। तो इसको बदला गया क्योंकि अब तो हमारे 10+2 का फार्मूला है ना, और इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। इस फार्मूले को बदलकर 5+3+3+4, ये फार्मूला याद कर लेना भाई, 5 3 3 4 वाला, ठीक है? अब देखो, कोठारी कमीशन के अंदर क्या कहा गया था
कि बच्चे को हम कितने साल तक पढ़ाएँगे, 6 से 16 साल तक के बच्चे को हम लोग पढ़ाएँगे। यानी कि जो छठे 6 साल का बच्चा होगा ना, वो पहली कक्षा में होगा, ठीक है? 6 साल का बच्चा होगा, वो पहली कक्षा के अंदर होगा और उसके बाद जब वो 16 साल का हो जाएगा, तो 10वीं कक्षा के अंदर हो जाएगा। फिर 16 से लेकर 18 तक क्या होगा, +1 और +2 होगा। 16 से 18 तक क्या है, +1 और +2 होगा। तो इसे बदल कर क्या कर दिया गया, 5 + 3 + 3 + 4 कर दिया गया। 5 कैसे, कि जो 3 से 8 साल की आयु है, 5 साल हो गए, ये 5 साल ये हो गए, 8 से 11 3 ये हो गए, 11 से 14 फिर 3 ये हो गए और 14 से 18 4 ये हो गए, ठीक है? फिर जो एनईपी है, उसका एज ग्रुप क्या रखा, 3 से 18। इन्होंने कितना रखा था, 6 से 18। आप चलो 16 को हटा दो, 18 कर लो। इन्होंने 6 से 18, इन्होंने कहा था कि हम 6 से 18 साल तक पढ़ाएँगे, लेकिन एनईपी कहती है ना जी ना, हम तो 3 से लेकर 18 साल तक पढ़ा देंगे बच्चों को। 3 साल से लेकर 18 साल तक। फिर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ठीक है ना? 12th क्लास तक मान ली गई। अर्ली जो ईसीई है, ईसीई, ईसी का ई का मतलब क्या होता है कि अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो है एजुकेशन, यानी कि बच्चे को देखो, बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर +2 तक हम लोग पढ़ाएँगे और वो भी क्या, फ्री, ठीक है ना? क्या कहा गया कि हम बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली कितना होता है, 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नर्सरी में होता है, ठीक है ना? हम नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाएँगे। अगर बच्चा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ेगा, तो उसकी जो पढ़ाई होगी वो क्या होगी, बिल्कुल फ्री होगी एकदम। उससे कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो आगे करते हैं जी बात हम लोग इसके अंदर। आगे इसके अंदर क्या कहा गया? आगे इसमें कहा गया कि भई जो 3 से जो 3 ईयर है, वो फाउंडेशनल स्टेज के रखे गए। जो स्टार्टिंग के जो मैंने 5 आपको कहा था, तो उसके अंदर आरंभ के जो 3 साल है, उसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। जो शुरुआती 3 साल है, ठीक है ना? यानी कि 3 से लेकर 6 साल, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। जैसे फाउंडेशन होता है ना कि मेकअप किया जाता है, तो जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ जो भी हैं, तो अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाती है पहले। फाउंडेशन क्या होता है, बेस होता है। अगर फाउंडेशन लगा लिया तो मेकअप टिका रहेगा और चेहरा अच्छा भी लगेगा, है ना? तो फाउंडेशन जैसे चेहरे पे लगाया जाता है ना, तो ये बच्चे की नींव बनानी है, फाउंडेशन बनाना है, अपने बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज नाम दिया गया है इसको, ठीक है ना? ये बेस है बच्चे का। तो इसके अंदर क्या रखा गया, फाउंडेशनल स्टेज में नर्सरी, यानी कि 3 से 4 साल तक बच्चा नर्सरी में पढ़ेगा, 4 से 5 साल तक एलकेजी में होगा और 5 से लेकर 6 साल तक बच्चा क्या, यूकेजी में होगा। 7 से लेकर 8 साल तक फर्स्ट में होगा, ओह! 6 आना था यहाँ पर। 6 से लेकर 7 साल तक फर्स्ट में होगा और 7 से लेकर 8 साल तक बच्चा किस में होगा, सेकंड क्लास को 8वीं क्लास का बच्चा पार कर जाएगा। तो यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि ये जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। फाउंडेशनल स्टेज को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहले 3 साल आंगनवाड़ी को काम सौंपा गया कि जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल होंगे, वो पहली जो प्री स्कूल की जो एज है, यानी कि 3 से 6 साल, उसको का मतलब पढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए अब ये आंगनवाड़ी स्कूल को प्ले स्कूल के अंदर अब कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि अब ये जितने भी आंगनवाड़ी है ना, अब इनको प्ले स्कूल में बदल दिया गया है और इसके लिए एनटीटी ज़रूरी है। जिसने एनटीटी किया होगा वही इनके अंदर पढ़ाएगा। इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई कि जो एनटीटी किया होगा वो इनके अंदर पढ़ाएगा। ये 2 पार्ट के अंदर क्या है, ये बटी हुई है। यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 2 पार्ट में बटी है। एक तो प्री स्कूल और एक स्कूल। एक तो प्री स्कूलिंग और एक सीधा स्कूलिंग। स्कूलिंग की आयु कितनी होगी, 6 साल होगी। उसके बाद प्री-परेटरी स्कूल, प्री-परेट, अब बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा, है ना? थोड़ा-सा समझ लो, शब्दों को पकड़ लो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो प्री-परेटरी का मतलब बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा अभी, तैयार किया जाएगा अब आगे आगे वाली लाइफ़ के लिए। तो तीसरी, चौथी और 5वीं, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के अंदर जब बच्चा होगा, यानी कि 8 से 11 साल का, तो बच्चे को क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा आगे आने वाले लाइफ़ के लिए। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं मिडल एज, यानी कि बीच की एज आ गई। अब क्या है, मिडल एज आ गई। तो मिडल एज कब से कब तक होती है, छठी, 7वीं और 8वीं, यानी कि 11 से 14 साल तक बच्चा मिडल एज के अंदर रहेगा। छठी में, 7वीं में और 8वीं इसको मिडल एज माना गया। फिर सेकेंडरी स्टेज 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास को क्या माना गया, सेकेंडरी स्टेज इसको कहा गया। क्या कहा गया इसको, सेकेंडरी स्टेज इसको कहा गया।
अब देखो ये फाउंडेशनल स्टेज आखिर है क्या, इसके अंदर बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे? तो देखो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर 5 साल बच्चा रहेगा फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। कितने साल रहेगा बच्चा? 5 साल इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा रहेगा। तो बच्चे को मल्टी लेवल यानी कि अलग-अलग स्तर की बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, मल्टी लेवल अलग-अलग प्रकार की। क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो उसको प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसको लर्निंग कैसे करवाई जाएगी कि जो प्ले एक्टिविटी बेस्ड हो। यानी कि बच्चे को खिलवा खेल-खेल में शिक्षा दी जाएगी और उससे अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। उसे अलग-अलग प्रकार की क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, ठीक है ना? अब बच्चा 3 साल का स्कूल में आएगा और 8 साल तक वो फाउंडेशनल स्टेज में होगा। तो ये अलग-अलग लेवल पर बच्चा धीरे-धीरे बच्चे की बुद्धि भी बढ़ेगी, बच्चे का शरीर भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट के टॉपिक में आपको सारा का सारा करवा दिया, तो आप बच्चे को यहाँ पर शिक्षा दोगे, ठीक है? फिर प्री-प्रेटरी स्टेज, ये 3 साल बच्चा रहेगा इसके अंदर, प्री-प्रेटरी के अंदर, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में। इसके अंदर आप बच्चे को खिलवाओगे क्योंकि अभी भी बच्चा ज़्यादा जो बड़ा है वो नहीं है, 8 से 11 साल का बच्चा है, तो आप बच्चे को खेल करवाओगे, डिस्कवरी बच्चे को खोज करने के लिए प्रेरित करोगे कि बच्चा खुद से समस्या का समाधान करे, खुद से खोजे, ज्ञान का निर्माण खुद करे। टीचर क्या है? ओनली फैसिलिटेटर है, ठीक है? एंड एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग, और आप उसको क्लासरूम में कैसे लर्न करवाओगे कि सारी की सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड होंगी। आप बच्चे को एक्टिव बनाओगे। जैसे हमने ये सारी बात कर ली है ना एजुकेशन मॉडल के अंदर कि आप बच्चे को चार्ट से, चित्र से, मॉडल्स के, ठीक है ना, लैब में ले जाकर, मतलब बच्चे को एक्टिव बनाकर आप बच्चे को ज्ञान दोगे भाई, ठीक है? फिर मिडिल स्टेज में छठी, 7वीं, 8वीं में क्या करोगे? जो 11 से 14 साल का बच्चा होगा, एक्सपेरिएंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथ, आर्ट्स और सोशल साइंस, कि आप बच्चे को साइंस का ज्ञान दे रहे हो, मैथ्स का दे रहे हो, आर्ट्स का दे रहे हो, अलग-अलग कलाओं का, और जो सोशल साइंस का, एसएस का ज्ञान दे रहे हो, वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करे, यानी कि आप साइंस पढ़ा रहे हो तो बच्चा खुद से एक्टिविटी करके देखे, खुद से एक्सपीरियंस करके देखे उन चीज़ों का। मैथ करवा रहे हो तो आप बच्चे को कोई ना कोई समस्या दो और बच्चा खुद समाधान करेगा उस समस्या का, ठीक है ना? सोशल साइंस दे रहे हो तो आप जहाँ पर भी आपने बच्चे को जो बढ़िया-बढ़िया चीज़ें दिखानी है, आप उसको लेकर भी जा सकते हो, पर हर जगह पर ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को चार्ट और चित्र या मॉडल की सहायता से समझा सकते हो। सेकेंडरी स्टेज में यानी कि 9वीं से 12वीं क्लास। अब एक बात और इसके अंदर ध्यान रखना कि जो एनईपी के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर अब ये समस्या खत्म कर दी गई कि बच्चा आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा। ये समस्या खत्म कर दी गई। ये जो चारों स्ट्रीम्स है ना, आर्ट्स है या जो कॉमर्स है, ठीक है ना, या फिर जो मेडिकल हो गया या फिर जो नॉन मेडिकल हो गया, तो ये जो सारी स्ट्रीम है ना वो खत्म कर दी गई है, वो सारी स्ट्रीम खत्म कर दी गई। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर सब्जेक्ट का ढेर होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे बच्चे के सामने, बच्चा खुद उनमें से चूज करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे को मैथ पढ़ना है तो उसको, भाई अगर वो नॉन मेडिकल लेना चाहता है तो मैथ तो पढ़ेगा, और वो अगर मेडिकल ले रहा है और उसको भी मैथ भी पढ़ना है तो फिर वो मैथ नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके सामने सब्जेक्ट के ढेर होंगे, बच्चे को जिस दिशा में जाना है ना वो उसके अनुसार सब्जेक्ट चूज करेगा। जैसे कोई बच्चा यूँ कह दे कि मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यूपीएससी की तैयारी जब करेगा उसमें जो-जो सब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे जो है ना वो बच्चा ले लेगा। किसी को मेडिकल में जाना है, उसको डॉक्टर बनना है भी मेडिकल में, तो फिर मेडिकल लाइन में जाना है तो मेडिकल लाइन नहीं होगी अलग से, बस वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेगा जो डॉक्टरी में उसको काम आएँगे, ठीक है? उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज, इस स्टेज के अंदर जब बच्चा 9वीं से 12वीं में होगा तो अलग-अलग प्रकार की जो स्टडी है उसको करवाई जाएगी। अलग-अलग प्रकार की उसको जो स्ट्रीम अलग-अलग में नहीं डाला जाएगा बल्कि सब्जेक्ट का ढेर होगा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, आप उसको जो आलोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ाओगे, और फ्लेक्सिबिलिटी, जो एजुकेशन होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, और स्टूडेंट की चॉइस के सब्जेक्ट उसको दे दिए जाएँगे। ठीक है, क्लियर बात? चलो जी, अब आगे करते हैं बात और इसके अंदर क्या किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर किया गया है कि जो ये दोबारा कैसे लिख दिया मिडल एज, ये गलती से आ गया अभी ऊपर, कोई बात नहीं। अब देखो एचआर, जो पहले एमएचआरडी थी ना, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, अब इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग कहा जाता है।
यानी कि जो शिक्षा के बारे में देखने का काम कौन करती थी? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करती थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी किया करती थी। अब इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि शिक्षा विभाग का जो इसको नाम रख दिया गया है, और पहले इसको क्या कहा जाता था? एमएचआरडी कहा जाता था। इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। फिर देखिए, कक्षा 6 से ही बच्चे को वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो वो कोई ना कोई बच्चा व्यवसाय कर सके, कि स्कूलिंग उसकी पूरी होने के बाद भी बच्चा क्या कर सके? व्यवसाय कोई ना कोई कर सके। मतलब उसे हाथ से काम जो है सिखाया जाएगा। आप यूँ कह सकते हो कि जो टेक्निकल जो एजुकेशन है वो उसको छठी क्लास से दी जाएगी, कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन ज़रूर। फिर और क्या कहा गया कि 360 डिग्री का होलिस्टिक असेसमेंट का इसके अंदर जिक्र किया गया, कि 360 डिग्री का क्या होगा? होलिस्टिक असेसमेंट। 360 डिग्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसको होलिस्टिक असेसमेंट का नाम दिया गया। जैसे ये होता है ना 360 डिग्री का, ये 90 का 90 का 90 का 90 का मतलब चहुमुखी विकास हो गया। बालक का चहुमुखी विकास किया जाएगा, मतलब उसको ऐसी एजुकेशन दी जाएगी कि बालक के शरीर का भी विकास हो, बुद्धि का भी हो, सामाजिक भावना का भी विकास हो और उसके इमोशंस का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है ना? यानी कि 360 डिग्री के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई इन्होंने, कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा जो 360 डिग्री का होगा। इसके लिए परख परख जो है शब्द इन्होंने यूज़ किया, परख का कॉन्सेप्ट दिया। परख का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस को देखोगे। ये कहता है 360 डिग्री का जो होलिस्टिक असेसमेंट है, वो बच्चे का किस प्रकार का होगा, कि आप बच्चे की क्या देखोगे? पहले परफॉर्मेंस देखोगे, उसके बाद आप बच्चे को असेस करोगे। असेस का मतलब क्या होता है? आकलन। आप बच्चे का आकलन करोगे कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना बच्चे ने नहीं सीखा। पहले आप बच्चे की परफॉर्मेंस को देखोगे, उसके बाद उसका क्या करोगे? बच्चे को असेस करोगे। फिर रिव्यू, आप अपना रिव्यू दोगे, आप अपना विचार दोगे कि बच्चा कैसा है। फिर एनालाइज़ करोगे सारी चीज़ों को, कि भई क्या-क्या हो सकता है, किस तरह से है, एक-एक चीज़ को एनालाइज़ कर दोगे, एनालिसिस। उसके बाद क्या है? नॉलेज, ज्ञान। बच्चा जो है, जो ज्ञान जो है, वो आप बच्चे को दोगे, यानी कि विश्लेषण कर दोगे कि कहाँ पर कमी रही। और एच का मतलब क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस प्रकार से बच्चे का 360 डिग्री का परफॉर्मेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? आप बच्चे के पहले परफॉर्मेंस देखोगे, फिर उसकी असेसमेंट आकलन करोगे, फिर अपने विचार दोगे कि बच्चे ने इतना सीखा। उसके बाद विश्लेषण करोगे कि और अच्छी तरह से कैसे सिखाया जा सकता है। फिर आप बच्चे को ज्ञान दोगे, और इसी को क्या बोला जाता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आपको इसको इंग्लिश में यूँ याद करना है, एज़ इट इज़, जैसे ये दिया हुआ है। पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, ए का मतलब एनालिसिस, के का मतलब है नॉलेज, और एच का मतलब क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है? इसे 360 डिग्री का परफॉर्मेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो परख जो नाम दिया गया, इसको 360 डिग्री का जो असेसमेंट है वो कहा जाता है। उसके बाद और क्या बात की गई? उसके बाद बात की गई कि जो आप बालक को ज्ञान दोगे वो उसकी मदर टंग में, मातृभाषा में दोगे। मतलब कोई भी भाषा जो है वो बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। आप बच्चे को जो भी ज्ञान दोगे वो उसकी मातृभाषा में, मदर टंग के अंदर दोगे, और 5th क्लास तक। कब तक? 5th क्लास तक। 5th क्लास के बाद उसको 3 लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। अभी आगे ये बात की गई कि 5th क्लास के बाद उसको 3 लैंग्वेज सिखाई जाएगी। एक तो जो हमारी मातृभाषा है, एक जो उसकी लोकल है, और एक कोई भी विदेशी भाषा उसको सिखाई जा सकती है। ठीक है? तो आप उसको जो ज्ञान दोगे बच्चे को, वो उसकी मदर टंग में दोगे। कब तक? 5वीं क्लास तक। कोई भी भाषा बच्चे पर ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें ये भाषा पढ़नी है तो पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एनसीएफटीई 2021, 2021 के अंदर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, वो 2021 के अंदर इसको भी डेवलप किया गया, बनाया गया। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? देखो पूरा इसका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर। ठीक है ना? टीचर्स के लिए जो ये एनसीएफटीई, ये 2021 को ये मतलब बनाई गई। ये क्या करती है? ये और फिर उसके बाद देखो, ये टीचर्स एजुकेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये टीचर की एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई, कि टीचर को भी नई-नई स्किल सिखाई जाएगी। यानी कि जो न्यू स्किल्स है वो टीचर को हर साल सिखाई जाएगी।
साल के लिए कुछ दिन फिक्स कर दिए जाएँ, तो उसके दिनों बच्चा नए-नए पढ़ाने के तरीके को सीखे। पहले तो क्या होता था कि एक बार जो पेपर पास करके टीचर बन गया, उसके बाद क्या होता था कि वो सालों-साल मतलब मर जाता था, रिटायर हो जाता था, पर अपने वो उसमें बदलाव नहीं करता था, पढ़ाने के तरीके में। अभी ये कहता है कि ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स के लिए बनाया गया कि भई टीचर्स को भी पढ़ाया जाए, नई-नई स्किल्स को सिखाया जाए। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2022 है, वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए बनाया गया है। ठीक है? उसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम लोग। ये कहता है कि एनसीटीई, ठीक है ना? नेशनल जो है वो करिकुलम टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है ना? आगे देखो जी। 2030 तक 2030 तक जो बीएड है वो कितने साल की हो जाएगी? वो 4 साल की बना दी जाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, तो जब वो डॉक्टर बनता है तो कम से कम 5 साल पढ़ेगा। कोई इंजीनियर बनेगा वो भी 3-4 साल पढ़ेगा। तो जो एक टीचर बनाने का काम करती है क्या बीएड, कि ये सिखाती है कि आपको क्लास में पढ़ाना कैसे है। तो बीएड भी क्या कर दी जाएगी 2030 तक 4 साल की कर दी जाएगी। मतलब जिसने अब बीएड करनी है कर लो भई, आगे बीएड 4 साल की हो जाएगी भई। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो 2-4 साल ठहर के करूँगा, तो 2030 तक बीएड 4 साल की बना दी जाएगी। मतलब बीएड भी एक जैसे होता है ना मेडिकल, नॉन मेडिकल की तरह, ये भी एक कोर्स बना दिया जाएगा। 4 साल के अंदर जो है ना वो बीएड करेगा, कोई भी बंदा है। फिर ये क्या कहा कि फॉर्मेटिव से सुमेटिव की तरफ चलना है, रूपात्मक से योगात्मक की तरफ। मतलब क्या बनाया गया कि ये जो जो एफएनयू एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीपी है, ये फॉर्मेटिव चीज़ से सुमेटिव की तरफ जाएगी। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि रचनात्मक आकलन, रचनात्मक यानी कि जहाँ पर बच्चे की कमियाँ निकाली जाती हैं, और सुमेटिव के अंदर क्या है योगात्मक, जहाँ से बच्चे का रिजल्ट निकाला जाता है। तो पहले आप ये देखोगे कि बच्चे की कमी कहाँ पर है, और उसके बाद आप क्या करोगे? सुमेटिव करोगे। यानी कि फॉर्मेटिव से सुमेटिव की तरफ जाएगी, उल्टी नहीं जाएगी। फिर इसके अंदर एबीसी का कॉन्सेप्ट दिया गया। ए का मतलब एकेडमिक, बी का मतलब बैंक और सी का मतलब क्रेडिट। यानी कि जैसे बैंक होता है ना, बैंक, बैंक के अंदर आप पैसा डालते हो, और आप बैंक के अंदर पैसा डाल दिया और आपने क्या किया कि जब भी आप जी चाहे बैंक से आप पैसा निकाल सकते हो। उसी प्रकार अब तो क्या होता है कि अगर किसी ने +1 कर ली और +2 नहीं की, तो वो 10th क्लास पास ही माना जाएगा। किसी ने बीए फर्स्ट ईयर कर ली और बीए सेकंड ईयर कर ली, लेकिन अगर वो किसी कारण से बीए फाइनल नहीं कर पाया, बीए थर्ड ईयर नहीं कर पाया, तो उसको +2 ही माना जाएगा कि ये 12 पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बच्चा जहाँ से भी, मतलब कोई भी मजबूरी होगी, कोई भी कारण है, जहाँ से भी बच्चा छोड़कर जाएगा ना, किसको? शिक्षा को, जब वो दोबारा पढ़ना चाहेगा तो उसकी वहीं से स्टार्ट की जाएगी। यानी कि जहाँ से छोड़कर जाएगा तो बच्चे को उसका क्या दिया जाएगा? एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा कि भई इतना ये इसने इतनी पास कर ली है, ठीक है? अब लेकिन जब वो पूरी कर लेगा तो उसको डिप्लोमा दे देंगे। उसके बाद क्या देंगे? उसको डिप्लोमा दे देंगे, जब वो कोर्स पूरा कर लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कर ली तो फिर आपका खत्म, आपको +2 ही माना जाएगा। अब जहाँ से बच्चा छोड़कर जाएगा उसी का उसको क्या मिलेगा? उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। यानी कि एकेडमिक शिक्षा को भी क्या बना दिया? एक बैंक क्रेडिट की तरह बना दिया। शिक्षा को भी क्या बना दिया? एक बैंक के क्रेडिट की तरह बना दिया कि जैसे बैंक के अंदर क्रेडिट होता है, पैसा जमा कर दे तो वो अपना क्रेडिट है, उसी तरह शिक्षा को भी एक क्रेडिट बना दिया। तो एबीसी के नाम से आप याद रखोगे कि एकेडमिक, बैंक, क्रेडिट, क्रेडिट। उसके बाद बहुभाषावाद के ऊपर जोर दिया गया इसके अंदर। किसके ऊपर जोर दिया गया? बहुभाषावाद के ऊपर। यानी कि बच्चे को 3 लैंग्वेज जो है वो सिखाई जा सकती है, ठीक है ना? बच्चे को कितनी 3 लैंग्वेज है बच्चे को सिखाई जा सकती है। फिर टीचर के एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है इसके अंदर कि टीचर को जो एजुकेशन है वो भी दो। ये नहीं कि एक बार कोई टीचर बन जाए तो दोबारा उसको एजुकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने टीचर को भी एजुकेशन आपने देनी है समय-समय पर। लैंग्वेज आपने बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज आपने बच्चे को सिखानी है, ठीक है ना? इनक्लूसिविटी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया। कोई अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, कि वो सारे के सारे एक ही विद्यालय के अंदर पढ़ सके और उनके लिए वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी दी जाए। तो ये जो है एनईपी 2020 के अंदर किया गया। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि इनक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्या दिया गया? जोर दिया गया, ठीक है ना? उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम लोग।
हाँ जी। आगे बात करते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दिया गया कि आपने बच्चे को कैसी थिंकिंग करवानी है, आलोचनात्मक। यानी कि बच्चा खुद से समझे, ज्ञान को खुद से समझे, ज्ञान की खोज करे, नई-नई बातों को समझे। यानी कि टीचर क्या एक और केवल फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को क्या दिया? बढ़ावा दिया कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है वो करे। यानी कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन को इन्होंने बढ़ावा दिया है। ये आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के गुण के बारे में भी बता देते हैं और दोष के बारे में भी, तो वो क्या है? आलोचनात्मक चिंतन। अब जैसे मेरे पास ये पानी की बोतल है, तो इसका गुण भी है कि इसके अंदर पानी को स्टोर रखा जाता है, बढ़िया प्लास्टिक की है, जल्दी से टूटेगी नहीं, बढ़िया बनाई हुई है, अच्छी है शक्ल सूरत इसकी। और इसका एक दोष भी क्या है कि ये प्लास्टिक ही है, और प्लास्टिक क्या करता है? थोड़ा हार्मफुल है बॉडी के लिए। अगर कांच की बोतल होती तो और भी बढ़िया होती, स्टील की होती तो और भी ठीक होती, प्लास्टिक ये थोड़ी सी हार्मफुल है। तो किसी भी चीज़ के गुण के बारे में भी बता देना और दोष के बारे में भी बता देना क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और हमने बच्चे के अंदर यही डेवलप करनी है। उसके बाद इनोवेशन यानी कि कुछ नया बनाना। बच्चे को कुछ नया बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि आप बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ नया बनवाएं। कभी कोई चार्ट, कभी कोई चित्र, कभी कोई मॉडल, या फिर जैसे क्या होता है कि आजकल के बच्चे जब स्कूल का होमवर्क करते हैं तो कोई भी लेसन होता है, उस लेसन में से एक पिक्चर उनको फ्रंट पेज पे बनानी होती है ना, कि कोई भी लेसन जब बच्चा पढ़ेगा तो एक पिक्चर उसको फ्रंट पेज पे बनानी पड़ेगी। मतलब बच्चे से आप कुछ ना कुछ नया बनवाते रहें। कोलैबोरेशन को जोर दिया गया, यानी कि बच्चे टीम में सीखें। बच्चे को जो टीम वर्क है वो करवाया जाए, बच्चे को टीम में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख कर फील्ड के अंदर आएगा कुछ कमाने के लिए तो उसको टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा उसको बचपन में ही दी जाए। कम्युनिकेशन, बच्चे का कम्युनिकेशन बेहतर बनाया जाए। एक अध्यापक का और बच्चों का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो टॉप लेवल का होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे जो है अध्यापक से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, कोई बातों के अंदर अध्यापक से कुछ पूछ ही नहीं रहे। तो ये बात इन्होंने गलत कही। उसके बाद आईसीटी लिटरेसी, यानी कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, कि मतलब अगर आईसीटी लिटरेसी नहीं होगी तो कोई भी बच्चे को बेवकूफ़ बना सकता है। बच्चे का क्या, बड़ों को भी बना देता है ना। कोई फ़ोन आएगा, ये कहेगा आपका ओटीपी आएगा, वो बताओ जी आपके अपने बैंक में ये करना है, वो करना है, और थोड़ी देर बाद देखो तो पूरा बैलेंस ही उड़ जाता है बैंक में से। तो आपने आईसीटी लिटरेसी मतलब बच्चे की जो अनपढ़ता नहीं होनी चाहिए आईसीटी के संबंध में, बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को आप स्कूल के अंदर कंप्यूटर का ज्ञान दोगे। अगर आपने बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं दिया तो फिर बच्चा आईसीटी लिटरेसी का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडोप्टेबिलिटी, कि एजुकेशन ऐसी होनी जो फ्लेक्सिबल हो। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो बच्चों के लिए। और एडेप्टेबिलिटी, नई नई बातों को आप क्या करिए, टीचर अडेप्ट करें, नए नए स्किल्स सीखें, नई नई टेक्निक सीखें, ताकि बच्चों को नई नई बातों से अवगत कराया जा सके। ठीक है। उसके बाद ये भी कहा गया कि बच्चे को 21st सेंचुरी के स्किल्स है जो बच्चे को सिखाने पड़ेंगे। बच्चे को 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं वो सिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से? इसके लिए इन्होंने सीडीपी के ऊपर जोर दिया कि बच्चे को 21st सेंचुरी की सीडीपी सिखानी पड़ेगी। सीडीपी क्या चाइल्ड डेवलपमेंट होती है? नहीं। सीडीपी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे कि क्या सही है क्या गलत है। एक तो अपने बच्चे को ये सिखाना है। दूसरा डिसीजन मेकिंग, बच्चे को डिसीजन मेकिंग के ऊपर परफेक्ट बनाना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि छोटे छोटे डिसीजन भी बच्चा नहीं ले पाता। बच्चे को डिसीजन मेकिंग अपने करवानी है कि वो कल को बड़ा होकर बड़े से बड़ा डिसीजन भी वो ले सके। ऐसा ना हो कि बच्चा यही ना चूज कर सके कि मैं कपड़े कौन से पहनूं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, पी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चे को समस्या समाधान के योग्य बनाना है। तीन की बात की गई सीडीपी के अंदर कि 21st सेंचुरी के जो ये तीनों स्किल्स है ये बच्चे को सिखाने हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्या सही है क्या गलत है, ये अपने बच्चे को सिखाना है। दूसरी बात डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट बनाना है। तीसरी बात प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने बच्चे को ऐसा करना है कि बच्चे अपने लाइफ की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पॉलिसी लर्निंग टू लर्न पर फोकस करती है। लर्निंग टू लर्न पर फोकस करती है, यानी कि अधिगम, सीखने के लिए सीखने पर फोकस करती है। मतलब हम कोई चीज़ कैसे सीखें ये बात भी हमें सीखनी पड़ती है। जैसे आपने मान लो गाड़ी चलाना सीखना है
तो आप गाड़ी चलाना कैसे सीखोगे? आप पहले तो वो चीज़ सीखोगे ना कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, कोई सिखाने वाला होना चाहिए, फिर कोई खुला मैदान होना चाहिए, जहाँ भीड़-भाड़ का इलाका ना हो। तो आप सीखोगे कैसे वो भी सीखना, इसको मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, पर्यासंज्ञान। मतलब सीखेंगे कैसे ये सीखना। तो ये पॉलिसी लर्निंग टू लर्न पर फोकस करती है। अब जैसे मैंने कोई कंप्यूटर सीखना है, तो इसके लिए पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मैं कंप्यूटर सीखूँगी कैसे? कौन से मैं मतलब सेंटर पे जाऊँगी, किससे सीखूँगी, कैसा है, कैसा नहीं है, सिखाने वाला कैसा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरे पास टाइम क्या है? तो सीखने के लिए सीखना, लर्निंग टू लर्न पर क्या करती है, फ़ोकस करती है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं इसके अंदर कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि भई जो बच्चे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, आपने उनका भी ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा कोई पिछड़े हुए समाज से आया है, कोई बंजारों का है, आदिवासी बच्चों का आदिवासी लोगों का है, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको कोई लाभ नहीं मिला हुआ, सामाजिक रूप से कोई लाभ नहीं है, या इकोनॉमिकली या बच्चा आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है कि वो कागज़, पेन, पेंसिल का खर्चा भी नहीं उठा सकता, तो आपने उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके लिए आपने इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा जेंडर आइडेंटिटीज़ की जो लिंग की पहचान है, वो होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप स्कूल के अंदर लड़कों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हो, लड़कियों को नहीं दे रहे, है ना? या फिर आप लड़कियों को दे रहे हो, लड़कों को सारा दिन आप मार कूट पीट रहे हो। तो जेंडर आइडेंटिटीज़ आपको रखनी है। सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़, यानी कि बच्चा सामाजिक रूप से कैसा है और उसका सांस्कृतिक कल्चर कैसा है, उसकी भी आपने पहचान करानी है बच्चों को। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, मतलब ये कहता है कि भई देखो 1 मिनट ठहरो भई, 1 मिनट, कि आपकी क्लास में अलग-अलग तरह के बच्चे भी आ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी आ सकते हैं कि जो जेंडर आइडेंटिटीज़ के हो, मतलब लड़के ज़्यादा हो, लड़कियाँ ज़्यादा हो, तो आपने उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी। बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कोई बच्चा एडवांस समाज से आया हो सकता है कोई बच्चा पिछड़े हुए समाज से आया हो, ठीक है ना? उसके बाद जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, भौतिक भी भिन्नताएँ हो सकती हैं। जैसे कोई बच्चा उड़ीसा से आया है, मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, तो आपने उनको भी ध्यान रखना है। फिर डिसेबिलिटीज़, बच्चे की जो अयोग्यताएँ हैं, उनको ध्यान में रखना है। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, आपने इनकी तरफ भी ध्यान रखना है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन, बच्चे की जो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है, उसको भी ध्यान में रख के देना है। आप बच्चे को हर रोज़ इतना-इतना खर्चा बता देते हो, हर आए दिन ये कहते हो ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, तो अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इन 500 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप बच्चे को क्या दोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन दोगे। इनक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो जेंडर, अलग-अलग जेंडर के बच्चे होंगे, सोशल कल्चर उनकी अलग-अलग होगा, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ हो सकती है, डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है। सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन भी बच्चे की हो सकती है, ठीक है? तो इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से पढ़ लेना भी, देख लेना। ये मैंने आपको एनईपी जो है वो करवा दी है, ठीक है ना? एनईपी 2020 मैंने करवा दी। इसके अंदर कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं जो आपको मैंने ना बताया हो, सारा का सारा मामला मैंने आपको करवा दिया। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, खुश होकर, मगन होकर, ठीक है ना? पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपका पेपर जो है वो मार्च लास्ट या अप्रैल में बोल रहे हैं। देखो कब होगा, कब नहीं होगा, है ना? तो अच्छी तरह से तैयारी आप कर सकते हो। आपका सिलेबस बहुत टाइम से कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी तो अगर पेपर अप्रैल में होता है तो आपके पास पूरा मार्च पड़ा है। आप इसको वीडियोज़ को कितनी बार भी देख सकते हो और इनको याद कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है? तो आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो फिर भी पूछ सकते हो आप कभी भी, ठीक है? थैंक यू।